सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर आप पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में सुन लेते हैं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में मैंने देखा है, अपने वालिद साहब को भी बीबीसी सुना करते थे। वो 1-2 मिनट के प्रोग्राम में पूरी दुनिया की खबरें आसान ज़बान में बीबीसी बता दिया करता था। वो बचपन के ही ट्रेंड को मैं फॉलो कर रहा हूँ। यूट्यूब और यूट्यूबर्स के ट्रेंड को फॉलो, उनके फैशन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आप ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी कोशिश ये नहीं होती कि मैं ज़्यादा वीडियो डालूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा खबर बता सकूँ। इसीलिए आपसे कहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं, आपका भी बहुत फ़ायदा है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। खैर, इस रिपोर्ट की पहली सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, जैसा कि आपको कल सारी रिपोर्ट्स में पता चल चुका है, बाइडन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे और इजराइल के बाद वो सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब जब पहुंचे तो उनको खुद रिसीव करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान गए। जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। दूसरी तरफ से आपको ये भी बता दूं कि अरब बिल्कुल इजराइल से हाथ मिला चुका है। इतना ही नहीं, अपने एयर स्पेस को खोल भी चुका है, लेकिन उसकी करनी और कथनी में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ रिश्ते ठीक करना हमारे लिए बेहतर है, फ़ायदेमंद है और कई सारे हमारे इसमें फ़ायदे हैं, लेकिन हम इजराइल से रिश्ते तभी सब कुछ ठीक करेंगे जब इजराइल 2 स्टेट पॉलिसी को फॉलो करेगा। अब आप देखिए, एक तरफ सऊदी अरब पहले से ही इजराइल से हाथ मिला चुका है, दूसरी तरफ मीडिया के सामने आके बोल रहा है कि नहीं, हम उसके साथ ठीक कुछ नहीं करना चाहते, हम तभी सब कुछ ठीक करेंगे जब इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन का पालन करेगा। खैर दोस्तों, करनी और कथनी में फ़र्क है, लेकिन सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्ट्री का वो बाइट सुन लीजिए। President Biden has made it abundantly clear he wants Saudi Arabia to do what the United Arab Emirates and Bahrain and some of the other Arab countries have done, normalize relations with Israel. Is Saudi Arabia ready to normalize relations with Israel? And if you are, when? We have said that Saudi Arabia supports the Arab Peace Initiative. In fact, we authored it, and we have made it clear that peace comes at the end of this process, not at the beginning of it. We have also said that the countries that signed the Abrahamic Accords with Israel, those are sovereign decisions made by those countries. We hope that those decisions will have a positive impact on Israeli domestic Saudi politics. Arabia ready to join the Abraham Accords? We have made it clear that we need to have a process, and this process needs to include the implementation of the Arab Peace Initiative. And once we are committed to a 2-state settlement with a Palestinian state on the occupied territories with East Jerusalem as its capital. That's our requirement for peace. इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान और बाइडन के बीच में काफ़ी देर तक मुलाकात हुई, काफ़ी देर बातचीत चली, कई अहम मुद्दों पर बात हुई। बाद में मीडिया से बात करते हुए बाइडन ने बताया कि मैंने सऊदी अरब के पत्रकार ये जमाल खाशोगी, इनकी मौत पर सवाल खड़ा किया और मोहम्मद बिन सलमान को सीधा उनके मुंह पर कहा कि जमाल खाशोगी के कत्ल के सीधे जिम्मेदार आप हैं। जी हाँ, बाइडन ने ये सीधा मोहम्मद बिन सलमान के कहा। मोहम्मद बिन सलमान ने इस बहसबाजी में जवाब बाइडन को ये दिया कि सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उनके कातिलों की तलाश जारी है और सुनवाई और केस भी जारी है। हम कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप ये समझ लीजिए कि बाइडन का MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान के मुंह पर इतनी बड़ी बात बोलना, अब इससे एक्सपर्ट का कहना ये है कि सऊदी अरब उस टाइम तो गरिमान पकड़ के उनको भगा नहीं सकता था, लेकिन इसी बात की वजह से अब दोनों के बीच में रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका बिल्कुल इस वक्त किसी तीसरी वजह से एक दूसरे से बात करने पे मजबूर हैं। अदरवाइज़ दोनों के ऐसे हालात हैं कि दोनों अलग अलग रास्ते पे नज़र आ रहे हैं। बाइडन मुंह पर मोहम्मद बिन सलमान को जलील कर रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान खुलकर उनको जवाब भी दे रहे हैं। टकराव की स्थिति कल पूरी बनी हुई थी। हालांकि इन टकराव के बीच में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में 18 एग्रीमेंट हुए हैं। 18 एग्रीमेंट, छोटे मोटे नहीं। इस एग्रीमेंट में सिक्योरिटी से लेकर बिजनेस ट्रेड डील तक की सारी डील्स शामिल हैं। इसके अलावा
स्पेस, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन और इसके अलावा एनर्जी, मतलब ज़्यादातर जो बड़ी इंडस्ट्री हैं, बड़े फील्ड्स हैं, सभी को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच डील हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सऊदी अरब का ये चेहरा सच्चा है या वो चेहरा सच्चा है जो कहा था कि हम इजराइल से रिश्ते ठीक नहीं करेंगे। अमेरिका ने जो 18 डील करी है वो इसलिए करी है क्योंकि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर लिया है, वरना इजराइल से अगर रिश्ते पूरी तरह से सऊदी अरब ख़राब करके रखता तो कभी भी अमेरिका कोई भी डील सऊदी अरब के हक में नहीं करता जैसे ये करी है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि बाइडन ने इन सब के बावजूद सऊदी अरब पर बहुत बड़ा एहसान भी किया है, बहुत नरमी दिखाई है। एक तरफ मुंह पर जलील किया है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान से साफ साफ ये बात कही है कि हम सऊदी अरब के लोगों के लिए जो अमेरिका में रहते हैं उनका 10 साल का, उन सभी का 10 साल तक के लिए वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। सऊदी अरब के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है बाइडन ने। वहीं पर अब जाकर एक बात समझ में आई है कि आखिर सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका की इतनी बनी कैसे है। वो इस वजह से कि सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं ईरान से अलग रहता है। अब आपको बता दूं कि अमेरिका और सऊदी अरब इस बात के लिए भी राज़ी हो गए हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। यानी अब बड़ा ग्रुप बन चुका है ईरान के खिलाफ। इजराइल भी, अमेरिका भी और अब सऊदी अरब भी खुलकर एक हो गए हैं। यूएई पहले से था। अब आप समझ सकते हैं सारे अरब देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा करने की ये इंटरनेशनल अमेरिका और इजराइल की साजिश लगातार कामयाब होती नज़र आ रही है। इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिका और अरब के बीच में अरब समिट हो रहा है जिसमें सारे अरब देश पहुंचे हैं और इसमें अमेरिका भी पहुंचा है। सबसे पहले आपको दिखा दूं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जब पहुंचे तो खुद मोहम्मद बिन सलमान ने उनको रिसीव किया। उसके बाद ये तस्वीरों में देखिए, कतर के अमीर जब सऊदी अरब पहुंचे तो मोहम्मद बिन सलमान ने खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। इसके बाद जॉर्डन के किंग, जी हाँ, जॉर्डन के किंग जब सऊदी अरब पहुंचे तो उनका भी स्वागत मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ही किया। इसके बाद आप ये देखिए, ये है यूएई के किंग, जी हाँ, जिनका स्वागत खुद मोहम्मद बिन सलमान ने आगे बढ़कर किया, खुद उनको रिसीव करने पहुंचे। इनके अलावा बहरैन, जी हाँ, बहरैन के किंग जब वहां पहुंचे तो उनका भी स्वागत शाही अंदाज में मोहम्मद बिन सलमान ने किया। इसके अलावा इराक के प्रेसिडेंट का भी स्वागत खुद मोहम्मद बिन सलमान ने किया। दोनों हाथों को खोलकर उन्होंने अपने सीने से इराक के प्रेसिडेंट को लगाया। इतना ही नहीं, अगला अरब देश है कुवैत। कुवैत के किंग जब सऊदी अरब पहुंचे तो उनका भी स्वागत मोहम्मद बिन सलमान ने खुद आगे बढ़कर किया। इसके साथ आपको बता दूं कि अरब समिट कंप्लीट जब हुआ तो उसके बाद सारे अरब देशों ने एक साथ स्टेज को शेयर करके मीडिया को बाइट्स और फोटोग्राफ भी दी। दोस्तों, इसी के साथ मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, इस मीटिंग के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने
ईरान के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल दिया है। यानी जो खुद अमेरिका बोल रहा था वो मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि किसी भी देश के इंटरनल मैटर में ईरान को नहीं बोलना चाहिए। ईरान को अमेरिका और दूसरे देशों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इतना ही नहीं, IAEA के साथ भी कोऑपरेट ईरान को करना होगा। وندعو إيران باعتبارها دولة جارة يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزء من هذه الرؤية من خلال الالتزام بالمبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. इसके अलावा बता दूं कि इस मीटिंग में अमेरिका ने, बाइडन ने कसम खाई कि वो अरब यानी मिडिल ईस्ट से पीछे नहीं हटेगा, यानी इलाके को खाली नहीं करेगा, क्योंकि ईरान का खतरा इनके सर पर है। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल के जहाज़ों के लिए सऊदी अरब ने अपने आसमानी रास्तों को खोल दिया है, यानी एयर स्पेस को खोल दिया है। हमास इस पर भड़क गया है, काफ़ी नाराज़ है। हमास का बयान आया है कि ये काफ़ी दुखद है, ये फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा है। सऊदी अरब ने जो अपना एयर स्पेस खोला है, इससे इजराइल की हिम्मत और बढ़ेगी और उसके आतंकी हमलों को आपका सपोर्ट मिलेगा। वहीं पर इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के चीफ ने खुद, एंटोनियो गुटेरेस ने खुद बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन से बहुत दूर जा रहे हैं हम, यानी इजराइल फिलिस्तीन के खिलाफ लगातार घटनाएं करता रहेगा, हमले करता रहेगा, और जो हल है, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो इसका मेन हल है, जिसकी डिमांड फिलिस्तीन के लोग और अमेरिका भी करता है दिखावे के लिए, इस सॉल्यूशन से हम काफ़ी दूर जा रहे हैं। इसी के साथ चीन ने भी आड़े हाथों ले लिया अमेरिका को, बयान दिया है अमेरिका के खिलाफ। चीन ने साफ साफ कहा है कि मिडिल ईस्ट में दादागिरी दिखाना और इंटरफेयर करना अमेरिका को बंद करना चाहिए। हमारी अमेरिका को सलाह है कि अपने देश पर ध्यान दे और मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने से दूर रहे। दोस्तों, इसी के साथ इजराइल ने बड़ा इल्ज़ाम ईरान पर लगाया है। ईरान पर इल्ज़ाम है कि ईरान खाशान के बेस पर, अपने खाशान के एयर बेस पर कई बड़े आतंकी ग्रुप को, जो सीरिया और लेबनान, हमास और इराक में मौजूद जो आतंकी संगठन हैं, उनके सरगना को, आतंकियों को ड्रोन चलाना सिखा रहा है अपने ईरान के अंदर बेस में। अब ये ड्रोन चलाना सीखकर कई जगह से हम पर हमला करेंगे। इजराइल की नींद इस वक्त उड़ी हुई है और ये बड़ा इल्ज़ाम ईरान पर है। इसी के साथ दिल्ली और चीन लगातार फ़ोन पर इस वक्त दोनों की जो मिनिस्ट्री है बात कर रही है, चाइना और इंडियन मिनिस्ट्री, क्योंकि भारत के स्टूडेंट्स जिनका वहाँ पर कोर्स चल रहा था, जो चीन से पढ़ाई कर रहे थे और कोरोना के चलते वो वापस आ गए थे, और उनके वापस आने के बाद 2 साल हो चुका है, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, वापस वो चीन नहीं जा पाए हैं। तो यही भारत सरकार चीन सरकार से बातचीत कर रही है कि बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, चाइना इनके लिए अपने दरवाजे खोले और भारत के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, उनको वहाँ बुलाए और उनकी पढ़ाई पूरी करवा के डिग्री डिप्लोमा दे के वापस भेजे। इसी के साथ बता दूं कि भारत की ताकत इस वक्त काफ़ी खतरनाक हो चुकी है। भारत के पास इस वक्त 35 रफ़ाइल डिलीवर हो चुके हैं, यानी भारत इस वक्त 35 रफ़ाइल के साथ ताकतवर हो चुका है। ये जानकारी खुद फ्रांस की अथॉरिटी ने दी है और ये भी बताया है कि 36 रफ़ाइल की डील्स थी, 35 हमने डिलीवर कर दिए हैं और 36वां रास्ते में है। इसके साथ आपको बता दूं कि भारत की ताकत रफ़ाइल से काफ़ी मजबूत हो गई है। इसी के साथ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $1.17 बिलियन उधार पाकिस्तान को देने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, अप्रूव कर दिया है। 6 हफ्तों में यह रकम पाकिस्तान के अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में पहुंच जाएगी। जानकारी के लिए बता दूं कि इसी IMF ने डिमांड करी थी, ये शर्त रखी थी पाकिस्तान के सामने कि आपको अपनी सेना का बजट घटाना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। पाकिस्तान सरकार ने तुरंत अपनी सरकार का बजट घटाया, जिसके बाद IMF ने अप्रूवल अमाउंट को दे दिया है। इसी के साथ आप जानते हैं कि पिछले 1 महीने से तुर्की कुर्दिश लड़ाकों पर दनादन हमले कर रहा है। अब तक सिर्फ इस 1 साल में
1000 कुर्दिश लड़ाकों का खात्मा कर चुका है तुर्की। अब कुर्दिश लोगों ने, सीरियन कुर्दिश लोगों ने ईरान और रूस से मदद मांगी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में तुर्की और रशिया और ईरान की मीटिंग होने वाली है, जिसमें सीरिया का अहम मुद्दा होगा। अब कुर्दिश ने यह रिक्वेस्ट की है कि हमें तुर्की से बचाया जाए। दोस्तों, ड्रग्स के भगवान, जी हाँ, गॉड फादर, आप जानते हैं पाब्लो एस्कोबार को कौन नहीं जानता। इसी तरह से पाब्लो एस्कोबार की तरह एक और ड्रग माफिया था जिसने सारी दुनिया में ड्रग फैला कर रखा था। इसके जाल काफ़ी खतरनाक लेवल के थे। मैक्सिकन, आपकी स्क्रीन पर मैक्सिकन, ये इंसान जिसके पीछे दुनिया भर की पुलिस थी। 160 करोड़ का इस पर इनाम था, जिसका नाम राफेल कारो क्विंटीरो है। जी हाँ, इसको गिरफ्तार करने के लिए ये समझ लिए पूरी दुनिया फेल हो चुकी थी। FBI की लिस्ट में ये टॉप 10 में शामिल था। बता चुका हूँ, 160 करोड़ इस पर इनाम था। इसके अलावा ये मैक्सिकन था और मैक्सिको में ही इसको घेरने की कोशिश कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। हेलीकॉप्टर, कई सारे हेलीकॉप्टर थे, हेलीकॉप्टर से इसको घेरा गया, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, अमेरिका का सबसे घातक हेलीकॉप्टर, वो इसको गिरफ्तार करने के लिए इसके पीछे था। अचानक गिरफ्तार करने से पहले ही न जाने क्या हुआ कि वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और ऐसा क्रैश हुआ कि जिसके अंदर 14 पुलिसकर्मी थे, मारे गए। हादसा समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। जांच जारी है, लेकिन कई घंटों के बाद मैक्सिकन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये पुलिस के कब्जे में है और पूछताछ चल रही है। वहीं अमेरिका में अजाब अभी लगातार चल रहा है। अब वहां पर रेतीले तूफान की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। देखिए, वहीं अब अमेरिका चीन से लगातार पंगे ले रहा है, उंगली कर रहा है। अभी कुछ वक्त पहले चीन के समुद्र के इलाके में अपना युद्धपोत भेजा था, चीन भड़क गया था, अमेरिका पीछे हट गया। अब खबर आ रही है कि दोबारा से अमेरिका ने युद्धपोत समुद्र के उस इलाके में फिर से भेज दिया है। अभी तक चीन का इस पर कोई जवाब नहीं है। वहीं पर वो जंगल की आग फ्रांस से आगे बढ़ते हुए पोर्तुगल में तबाही मचा रही है। 47 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, और बताया जा रहा है कि तापमान गर्म होने की वजह से लगभग 332 लोग पोर्तुगल में ही मारे गए हैं। 10,000 एकड़ जमीन जंगल जलकर खाक और राख हो गए हैं। बुरा हाल है। देखिए तबाही का मंजर जब अल्लाह नाराज होता है। देखिए,
पूरी दुनिया की यही थी बड़ी बड़ी खबरें। अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।